सीधे आपको लेके चलते हैं पटना, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। यहां तक कि IIT का भी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत गेल की एक ऊर्जामयी पहल हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनम्र आग्रह। IIT पटना के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है अभी। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में ये है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत गेल की एक ऊर्जामयी पहल। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के प्रथम चरण के निर्माण कार्य का शुभारंभ करें। रिमोट का बटन दबाकर माननीय जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट का यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है। फेज 1 प्रथम चरण जिसकी बात हो रही है, 2000 किलोमीटर हल्दिया जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। सबका साथ जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में काम की शुरुआत होगी पूरे देश में गूंज रहा है और ये जो पाइपलाइन है ये 11 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगी व्यवस्था के नवीन दृष्टिकोण से पूर्वी भारत भी अब और ये कनेक्ट करेगी बरौनी जो बेगूसराय में उसको, लिखने को तैयार है। धान का और इसी की वजह से जो फर्टिलाइजर प्लांट है का ये हिस्सा वहां पर उसको भी मदद होगी। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई राह पर चल पड़ा है। बिहार जो शिलापट है उस पर नीतीश कुमार का भी नाम लिखा हुआ है और प्रधानमंत्री का भी। इसको लेकर पहले विवाद चल रहा था। से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की गंगा इस क्षेत्र की तस्वीर यहां पर 2050 पटना को मिलाकर ये एनर्जी हाईवे क्लीन फ्यूल जो नेचुरल गैस की बात होती है कई डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा। की सौगात लेकर आएगा। भारत सरकार इस ऊर्जा गंगा के लिए केवल बिहार में 2400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये पाइपलाइन राज्य के 13 जिलों से होकर गुजरेगी और बिहार की 40% से अधिक जनता को इसका लाभ मिलेगा। इस गैस नेटवर्क से इलाके के प्रमुख उद्योगों, खासकर उर्वरक कारखानों को मदद मिलेगी। बरौनी उर्वरक कारखाना फिर से चालू होगा और इसका खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा। समाज के हर तबके के लोगों को ऊर्जा गंगा से लाभ होगा। उद्योगों को मदद करने के साथ साथ पाइप गैस से नागरिकों के रसोई में पानी जैसे ईंधन मिलेगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG से गाड़ियां दौड़ेंगी तथा औद्योगिक व घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का भी उत्पादन होगा। दिलों में ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये देखिए बड़े हंस के खुशी से, ये केमिस्ट्री कुछ और है, लेकिन एक तरफ ये है और दूसरी तरफ तस्वीर कुछ और है। अब तस्वीर ये है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने बाकायदा प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला इस सबसे पहले सुबह जो उनका एक इंटरव्यू आया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, श्री सुरेश प्रभु जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद बिहारी बाबू श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और हमारे पुराने साथी श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और हमारे पुराने प्रिय साथी श्री इंदु किशोर यादव जी, इस सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाई, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में
बिहार में पहली बार आने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, बिहार सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं और बिहार के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं। आज आगमन के अवसर पर अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और उद्घाटन किया गया है। मैं इसके लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। IIT पटना ने काम 2008 से करना प्रारंभ कर दिया। हम लोगों ने बहुत ही उपयुक्त जगह IIT को काम प्रारंभ करने के लिए दी। IIT पटना ने काम 2008 से करना प्रारंभ कर दिया। हम लोगों ने एक बहुत ही उपयुक्त जगह IIT को काम प्रारंभ करने के लिए दी और उस समय जितने नए IIT का गठन किया गया था उसमें से बिहार में जो सुविधा दी गई IIT के काम प्रारंभ करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ थी। इसके बाद इनकी 500 एकड़ जमीन की मांग थी। हम लोगों ने उस मांग को पूरा किया और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 500 एकड़ जमीन का योगदान IIT पटना के लिए किया और अब उसका अपना परिसर बनकर तैयार है। आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा एक विनम्र सुझाव है कि 500 एकड़ जमीन में फैला हुआ ये विशाल परिसर है, लेकिन अभी कुछ ही विषयों की पढ़ाई हो रही है। अब चूंकि इनका परिसर विशाल है, मेरा विनम्र आग्रह होगा कि अब इसके ब्रांचेज बढ़ाए जाएं। जैसे एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर और फूड का विकास हो रहा है इस क्षेत्र का, और यह मांग तो सदैव रहेगी। जब तक लोग इस धरती पर हैं तब तक एग्रीकल्चर की, फूड की मांग रहेगी और बढ़ती रहेगी। इसलिए उससे संबंधित जो इंजीनियरिंग है उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग की पढ़ाई अभी नहीं हो रही है, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। और इसके अलावे मेरा एक विनम्र सुझाव है कि इस IIT में प्योर साइंस की भी पढ़ाई होनी चाहिए, उसका भी कोर्स होना चाहिए और MBA की भी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। बिहार आपदा प्रवण इलाका है। एक साथ बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है। भूकंप के दृष्टिकोण से भी पूरे बिहार को अगर आप देखें तो साइस्मिक जोन 5 और 4 में ये आता है। इसलिए भूकंप रोध पर काम होना चाहिए। थोड़ा काम NIT पटना में हो रहा है, लेकिन IIT पटना में अगर यह काम हो और इसके अलावे जल विज्ञान पर, बांध पर भी इस IIT पटना में काम होना चाहिए। अगर इस विषय पर ध्यान दिया जाए तो IIT पटना का लाभ बिहार की युवा पीढ़ी को और ज्यादा प्राप्त हो सकता है, देश को इससे प्राप्त हो सकता है। यहां जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इनक्यूबेशन सेंटर, जिसका एक हिस्सा है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्यूबेशन सेंटर, आज आपने उसका भी शिलान्यास कर दिया है। बड़ी खुशी की बात है। नई पीढ़ी के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए राज्य सरकार ने इस कार्य हेतु जो धनराशि की आवश्यकता है उसका 53% अपनी तरफ से योगदान दे दिया है। उसकी हम लोगों ने स्वीकृति कर दी है। एक बहुत अच्छी बात हो रही है गेल इंडिया के द्वारा पाइपलाइन बिछाने की। ये जरूरी है, बहुत जमाने से हम लोग सुन रहे हैं। और 2013 के 23 अक्टूबर को गेल इंडिया के साथ बिहार सरकार का समझौता हो चुका था। और अब यह खुशी की बात है, जब श्री रामविलास पासवान जी केंद्र में केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, उस समय ही बरौनी फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से चालू करने की बात हुई
और उसको चालू करने के लिए राज्य की सरकार ने जो उसके ऊपर बिजली का लगभग 300 करोड़ रुपए का बकाया था उस बंद उद्योग पर, इसको राज्य सरकार ने माफ कर देने का फैसला किया था कि वो बोझ राज्य सरकार अपने ऊपर लेगी, और तब से ये अटका पड़ा था। अब उसकी निर्माण का कार्य शुरू हो, हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। सिर्फ हम धर्मेंद्र प्रधान जी भी बैठे हुए थे, इनको मैंने कहा कि भाई प्रधान जी अब आप बिहार के ही हैं, इसलिए अभी जो 2 फेज में, फेज 1 और फेज 2 में जितने जिले गैस पाइपलाइन से कवर्ड हो रहे हैं उससे लगभग 63% इलाके हमारे बचे रह जा रहे हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब तो बिहार के ही हैं, वैसे भी उड़ीसा और बिहार एक ही प्रांत रहा है, तो आप इस पर जरा मेहरबानी करिएगा और जितनी जल्दी हो सके, काम हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, काम तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसके बाद इसी बात का ध्यान रखिएगा कि बाकी 63% इलाके में भी ये काम हो जाए। एक व्यक्तिगत अनुरोध हम करना चाहेंगे, सुरेश प्रभु जी से मैंने किया है, माननीय रेल मंत्री जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में थे तब रेल मंत्री के रूप में अनेकों बार आपके यहाँ जाने का, आपके साथ कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला था। तो ये जो दनियामा और बिहार शरीफ रेल खंड का आज उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत पहले से बन रहा था, और अगर सच पूछिए तो आदरणीय अटल जी के सरकार के समय अगर 6 महीना पहले चुनाव कराने का फैसला नहीं हुआ होता तो ये 2004 में चालू हो गया होता। लेकिन यह एक छोटा सा खंड है, मटेरियल मॉडिफिकेशन में हमने अप्रूव किया था। इसको जाना है बिहार शरीफ के आगे बरबीघा होते हुए शेखपुरा, और दूसरी तरफ दनियामा से दानापुर के बगल में नेवरा। ये पूरी रेल लाइन, और ये पूरी जो रेल लाइन है वो क्यूल से दानापुर की लाइन का तीसरा लाइन है। ये डबल लाइन है, मेन लाइन है वो, लेकिन ये तीसरा लाइन है, इस पर यातायात बहुत बढ़ गया है। तो तीसरा लाइन बनाने के दृष्टिकोण से इसको मंजूरी दी गई थी, और माननीय सुरेश प्रभु जी को मालूम होगा ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसका रेट ऑफ रिटर्न 14.4% है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत कम रेलवे प्रोजेक्ट का इतना बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो मैं आग्रह करूंगा विनम्रता पूर्वक कि अब बाकी का जो खंड है दनियामा से नेवरा एक तरफ और दूसरी तरफ बिहार शरीफ से शेखपुरा बरबीघा होते हुए उसको पूरा कर देंगे तो ये 3rd लाइन भी होगा, और आज जो क्यूल से दानापुर की दूरी है उसमें कमी भी आएगी। ये 3rd लाइन है। इस दृष्टिकोण से मेरा विनम्र आग्रह है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी पहल है। आप सबको मालूम है कि बिहार में जो इवैक्यूएशन की क्षमता थी पावर की वो 1000 मेगावाट से कम थी, और अब हमारी क्षमता बढ़कर 4500 मेगावाट की हो गई। और इस योजना के होने से और राज्य सरकार अपनी तरफ से भी जो सब कुछ कर रही है, ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, इन सब चीज़ों का निर्माण हो रहा है, उससे बिजली को पहुंचाने में सहूलियत होगी। और इस योजना के आने से, इसलिए इस योजना में, केंद्र प्रायोजित इस योजना में राज्य सरकार ने भी 40% का अंशदान दिया है, और हम बहुत ही उत्सुक हैं। ये जितनी तेजी से काम होगा उतनी तेजी से बिहार में बिजली के संचरण और वितरण की प्रणाली और इम्प्रूव करेगी। मैं इस अवसर पर एक ही दरख्वास्त करूंगा, चूंकि हमारे पीयूष गोयल जी भी बैठे हुए हैं, बिजली मंत्री जी। देखिए, बिहार की अपनी परियोजना बरौनी की है, 250 मेगावाट की 2 योजना, उसके रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन का काम वर्षों से चल रहा है, और उसके लिए हम लोगों ने एजेंसी तय की थी वेल की, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। वो काम समय पर नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 बार उन्होंने काम पूरा करने का लक्ष्य उन्होंने बदला है, और अब तक वो पूरा नहीं हुआ। उसके बन जाने से बिहार में 500 मेगावाट बिजली का अपना उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि वेल के लोगों को हम लोग तो कहते कहते थक गए, अब एक ही आसरा आप हैं, आप उनको कहिए ताकि वो जल्दी पूरा करें।
और एक इसी अवसर पर आग्रह है, आपने एक अच्छी योजना की शुरुआत की है, वह यह है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा करते हैं। अगर कोई समस्या राज्य के स्तर पर है उसके क्रियान्वयन में, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उससे बहुत फायदा हो रहा है। मेरा एक ही विनम्र आग्रह है कि कुछ राज्य की योजनाएं जो केंद्र की एजेंसियों के पास लंबित है, कृपा करके उसकी भी आप समीक्षा अगर कर देंगे तो मैं समझता हूं उसमें पूरी गति आ जाएगी और बरौनी जैसा जो बिजली का केंद्र है, जनरेशन प्लांट है, वो तेजी से चालू हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज इन सारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपका इस ऐतिहासिक धरती पर मैं स्वागत करता हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं वो अपने स्तर से जरूर उठाएंगे। हमने मिलकर के भी आपसे ज्ञापन भी दिया है, माननीय वित्त मंत्री जी से भी मुलाकात कर दिया है, सब चीज आपकी जानकारी में है और हमारे साथी लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको जानकारी, तो सब लोग मिल करके बिहार का जो कल्याण है वो करा दीजिए। हमारे नंद किशोर जी बैठे हुए हैं, पथ निर्माण मंत्री, एनएच में 1000 करोड़ उसके उन्नयन में हम लोग लगा दिए, अभी तक वो पैसा लंबित है। तो ये सब चीज आप सब लोगों को मालूम है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चीजों पर आपकी नजर है और आप जरूर उस पर गौर फरमाएंगे और बिहार के लोगों के हित में, बिहार के विकास में आप जरूर उचित निर्णय लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद माननीय श्री नीतीश कुमार जी। सम्माननीय प्रधानमंत्री, जनप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, सूरजमुखी बिहार की प्रगति को सूरज तक ले जाने के लिए दृढ़ तस्वीर ये है जरा देखने वाली, जो नीतीश जी ने बोला उसके बाद में ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बड़े गौर से सुनते रहे और अब जहां पर उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, प्रतीत ऐसा होता है उसके आगे का जो उनका विवरण है वो अभी आके उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये देखते हैं। कि कृपया अपनी ऊर्जामयी वाणी में हम सबको संबोधित करें, शुभकामनाएं दें। बिहार के राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ त्रिपाठी जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, श्रीमान रामविलास पासवान जी, श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान पीयूष गोयल जी, इसी धरती के संतान और मेरे मंत्रिपरिषद के साथी श्रीमान रामकृपाल यादव जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ के सांसद श्रीमान शत्रुघ्न जी, राज्य विधानसभा के नेता श्रीमान नंदकिशोर जी, विधान परिषद के नेता श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज यहां अनेक शिलान्यास के और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए। हम सब इस बात पर अब भली भांति समझने लगे हैं कि विकास का कोई पर्याय नहीं है।
अगर हमें गरीबी से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें बेरोजगारी से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें अशिक्षा से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें आरोग्य की सुविधाएं मुहैया करनी होगी, हमें विकास करना होगा। सब दुखों की अगर कोई एक दवाई है, वो दवाई है विकास। और ये अच्छी बात है कि इन दिनों राज्यों के बीच भी विकास को लेकर एक स्पर्धा का माहौल बनता चला जा रहा है। राज्यों को लगने लगा है कि वो राज्य उन बात में मेरे से आगे निकल गया, अब हम कुछ कोशिश करेंगे, हम आगे निकल जाएंगे। आखिरकार देश आगे बढ़ाना है तो राज्यों के विकास से ही आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए देश के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के केंद्र हो या राज्य हो, सबने मिलकर के काम करना, काम को आगे बढ़ाना, ये आवश्यक होता है। विकास के कामों में राजनीति कितना नुकसान करती है, उसका ब्यौरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से दिया। अटल जी के समय में जो काम 6 महीने मिलते तो पूरा हो जाता, उसको पूरा होते होते आज 2015 आ गई। और मैं नीतीश जी की बात से सहमत हूं कि अगर अटल जी की सरकार का चुनाव थोड़ा देर से होता, 6 महीने मिल जाते, तो उस समय अटल जी के मार्गदर्शन में, और यहीं के रेल मंत्री थे नीतीश जी, ये काम पूरा हो गया होता। वो सही बोल रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेल मंत्री यहां से ऐसे आए कि काम को रोक दिया गया और हमारे आने के बाद उसको चालू किया गया। अब राजनीति जो करते हैं करें, लेकिन नुकसान बिहार का हुआ, बिहार की जनता का हुआ। नीतीश कुमार जी की इस व्यथा के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं। लेकिन मैं इस मत का हूं कि हमें विकास की यात्रा को निरंतर गति देना चाहिए। आज नीतीश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि भाई आईआईटी है, लेकिन हमें यहां की आवश्यकताओं के अनुसार और यहां की क्षमता के अनुसार नई नई फैकल्टीज को लाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि नया परिसर की क्षमता इतनी है, 500 बीघा भूमि है, ये होगा। और हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया में जो टॉप क्लास फैकल्टीज हो, उनको भी भारत में लाया जाए, ताकि भारत के हमारे युवकों को देश के लिए जो आवश्यक है, जिस राज्य में आईआईटी है वहां जो आवश्यक है, उन विषयों को बल दिया जाए। सिर्फ दिल्ली में बैठ करके योजनाएं बनाने का वक्त पूरा हो गया।
अब तो राज्य के मन में जो भाव उठते हैं, राज्य की आवश्यकताएं होती हैं, उसके अनुसार ही दिल्ली को भी ढलना चाहिए। ये मेरी सोच है और मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आज यहां एक इंक्यूबेशन सेंटर का प्रारंभ हो रहा है। ये इंक्यूबेशन सेंटर मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा नजराना है। आईआईटी कॉम्प्लेक्स इमारत से भी ज्यादा ये इंक्यूबेशन सेंटर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारा इनिशिएटिव है। इसलिए मैं ये इस बात से कन्विंस हूं, मैं जिस प्रदेश से आया हूं, लोगों ने परिश्रम किया होगा, परमात्मा की कृपा की होगी, लक्ष्मी ने वहां जाना पसंद किया होगा, लेकिन ये भूमि है जहां सरस्वती वास करती है। यहां के नौजवान तेजस्वी हैं और मैं मानता हूं यहां की जो तेजस्विता है वो पूरे हिंदुस्तान को तेजस्वी बना सके, ऐसी तेजस्विता इस धरती पर है। और मुझे विश्वास है कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर हम सोच रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो भी एक विशेष मकसद से है। आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर, ये सिर्फ डॉक्टर नाड़ी पकड़ लें, 4 सवाल पूछ लें और निर्णय नहीं होता है कि बीमारी क्या है, दवाई क्या दे। ढेर सारे मशीनों के अंदर से शरीर को गुजारा जाता है, भांति भांति मशीनों को शरीर पर लगाया जाता है, उसके बाद बीमारी तय होती है, उसके बाद उपचार का रास्ता तय होता है। पूरे हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ा है, इतने नए नए संसाधनों का आविष्कार हो रहा है और आज भारत को, गरीब व्यक्ति को